60 साल की उम्र में जो आपने टूरिज्म में एमबीए किया, उसकी क्या जरूरत थी और आपको कैसा लगा वो करते हुए उस दौरान? आपने टूरिज्म में अपनी पहचान बहुत कम उम्र से ही बनानी शुरू कर दी थी, तो जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई थी? शौक था, वो शुरू से पैशन था ट्रैवल का। एयरलाइंस वाले हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भेजते थे। मैं भी सर से वही पूछी थी कि कहाँ जाना चाहिए, तो वो सिंगापुर रिकमेंड कर रहे थे। वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेट्रो सिस्टम इतना बढ़िया है। टैक्सीज में पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। इंडियन और फॉरेन टूरिज्म में आपको क्या फर्क लगता है? इंडिया के टूरिज्म डेस्टिनेशंस बहुत हैं, होटल अच्छे मिले, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो तो टूरिस्ट जरूर आएगा। उस समय टिकट्स आप लोग बनाते थे, कितना टाइम लगता था, कितना मुश्किल था? बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किल था। और वो आप लगाते थे ना, चिपकाते थे टिकट बना बना के। तो हम लोग उस टाइम में टिकट्स जो होते थे वो हम लोग फिजिकली लिखते थे, उसमें कूपन्स होते थे। सर रोटरी क्लब में भी आप हैं, आपने सियाटल में भी अपनी जो है कुछ पीपीटी वगैरह वहाँ शो की थी, क्या कुछ था वो? तो आगे आने वाले 5-10 साल में आप कैसे देखते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को? अगर सब ठीक रहे और ये वॉर और ख़त्म हो जाए तो बहुत फॉरेनर्स तो इतने इंटरेस्टेड हैं वो लोग इंडिया देखने में। अच्छा, अगर उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, लड़के हों लड़कियां हों हमारी, तो आप वो टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं तो आप कैसे देखते हैं? उनका फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में? अच्छा स्कोप? बहुत फ्यूचर है। हम जैसे कहते हैं कि सन्स ऑफ द सॉइल। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो जी हाँ, भेंट वार्ता में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वैसे तो घूमने का शौक किसको नहीं होता, हर कोई चाहता है कि हम ट्रैवल करें, लेकिन ट्रैवल को अगर कोई अपना पैशन बना ले, अपना रोजगार बना ले और उसी में वो काम करने लग जाए, इसके साथ ही इतने लंबे अनुभव के बाद अगर वो शख्स 60 साल की उम्र में टूरिज्म में एमबीए कर ले, तो भाई सबके लिए एक मिसाल पेश होती है। तो आज ऐसी एक शख्सियत, चाहे एजुकेशन के फील्ड में कह लो, चाहे ट्रैवल के फील्ड में कह लो, इतना ज़्यादा अनुभव उन्हें है, इतना ज़्यादा काम उन्होंने किया है। यही नहीं, अपनी वाइफ के नाम से उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी भी बनाई है। तो हमारे देहरादून में आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो है आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक श्रीवास्तव जी एडजंक्ट प्रोफेसर हैं और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो श्रीवास्तव जी, उत्तराखंड की नौनी सीरीज में, हमारी भेंट वार्ता सीरीज में उत्तराखंड की नौनी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपके व्यूअर्स के लिए और रामनवमी की शुभकामनाएं। क्या बात है। तो सर शुरुआत करते हैं जर्नी की। तो जाहिर सी बात है, हर कोई बचपन में आ जाता है, एजुकेशन में आ जाता है। जी। तो हम यही जानना चाहेंगे मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? And I started I was born and brought up in Lucknow, and I'm very proud of being a Lucknowite. And I did study all my schooling, my college up to the university level. I went and completed my BSc with zoology, botany, and geology, which is a subject which rarely people opt for. Exactly. तो वो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद फिर एक बहुत शौक था, नेचर से बहुत शौक था। तो मुझे एक मौका लगा कि मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू हुआ था ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे। तो वो पहला बैच था 1978 का। अब मैं घूमते फिरते वहाँ पहुँचा। पहला बैच, क्या बात है। अब वो हाँ तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की बस अलकनंदा की किलकिल आवाज़ें, और वहाँ एक बहुत अच्छे हमें दोस्त मिले वहीं के यूनिवर्सिटी के, वो सतीश खंडूरी करके। तो उन्होंने हमको अपने साथ, तब उसमें बिरला हॉस्टल बना नहीं था, उन्होंने हमको काली कमली धर्मशाला में, वो खुद रहते थे, हमको एकोमोडेट किया। और वहाँ तो वो घंटियाँ सुबह टेम्पल की और वो सब चीज़ें मुझे अद्भुत माहौल, बिल्कुल इतना भाव गई कि बस मैंने कहा कि बस हम यहीं के हो गए। क्या बात तो है। अब हम ये सोचिए कि 78 में हम आए थे, अब 45 साल बाद हम दोबारा आके देहरादून में ही, गढ़वाल में ही अपनी परमानेंट रिहाइश बनाई और अब हम यहीं के। वो नदियों की कलकल आपके कान में ऐसी बसी सब कि आपका आज कल सब उत्तराखंड में ही हो गया। पूरा हम सब कुछ हो गया इतने साल के बाद। पूरी दुनिया, लोग बोलते हैं ना, यू हैव गॉन राउंड द वर्ल्ड एंड कम बैक टू द प्लेस ऑफ योर चॉइस, एंड दिस इज माय फर्स्ट प्लेस ऑफ चॉइस आफ्टर हैविंग गॉन अराउंड द वर्ल्ड। एंड ट्रैवल ट्रेड में तो हमने बहुत घूमा। वही, आपने टूरिज्म में अपनी पहचान बहुत कम उम्र से ही बनानी शुरू कर दी थी, तो जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई थी?
तो वो शौक था, वो शुरू से पैशन था ट्रैवल का। बल्कि मैं लखनऊ में जब रहता था तो एक आध बार ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर्स, मेरी वो लोग यहाँ रिश्तेदार लोग दिल्ली में रहते थे, तो मैं सिर्फ जाके एयरपोर्ट देखने के लिए आ जाता था, बोलता था कि मुझे देखना है। यहाँ भी लोग ट्रेन देखने आ जाते थे तो तो वो पैशन था जो अब मैं अपना बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट यू नो आई फॉलोड माई पैशन एंड गॉड गेव मी दी अपॉर्चुनिटी टू go around, and I have traveled the world over, except for just Africa and Japan. Perhaps I've been all around the world on free of cost tickets. So basically, being in the travel industry and airline industry, we were general sales agents for a number of airlines. And so I got the privilege to work for very renowned companies like Thomas Cook, Cox and Kings, and Interglobe. Interglobe is the parent company of Indigo Airlines. So there were general sales agents and representing a number of airlines which used to provide us free of cost tickets, and I was fortunate to go and attend their training courses at their flight academy. फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम में एक पैन अमेरिकन एयरलाइन थी, अब तो नहीं चलती वो, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस टाइम चलती थी, और एयरलाइंस वाले हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भेजते थे। सारा हमारा खर्चा वही लोग बेयर करते थे। तो इस तरीके से करके मैंने पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने, हमने मायामी में 1986 में वो कोर्स किया। फिर लुफ्तांजा एयरलाइंस है जर्मनी की, वहाँ गए ट्रेनिंग कोर्स करने। तो ये हमारा कैरियर ग्राफ ट्रैवल 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 तो इस दौरान आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा? बहुत हो तो बहुत सारे हैं। कुछ बता दीजिए वो तो बहुत जो सारे थोड़े हैं। इंटरेस्टिंग लगते हो आपको कि हाँ। एक तो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एयरवेज ने अपना बिजनेस क्लास शुरू किया इंडिया से, दिल्ली से दुबई, क्लब वर्ल्ड बोलते थे उसको। तो उसमें उन लोगों ने हम लोगों को बैठाया, भेजा कि आप इनके सर्विसेज देखिए। तो इसी तरीके से एयरलाइंस अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए हम लोगों को ऑन प्रैक्टिकली जो है वो भेजती थी। तो हम लोग उनकी क्लब वर्ल्ड में क्या सर्विसेज हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या उनका खाना पीना, ये सब। तो उस तरीके से ऐसे ही एयर फ्रांस ने शुरू किया, तो उन्होंने हम लोगों को बैंकॉक भेजा, उनका ली क्लब वर्ल्ड करके बोलते थे क्लास। तो हम गए, सेम डे गए, लौटे या एक दिन और रुके। तो इस तरीके से करके वो एक्सपीरियंसेस, सिर्फ ट्रैवल के ही एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइंस, उसकी नॉलेज हम लोग की बढ़ती चली गई। बाकी डेस्टिनेशंस में हमारा पहला ट्रिप जो था वो 1978 में, हम 79 में ट्रेड ज्वाइन किया था, और उसी टाइम हमको मौका लगा। तो हम लोगों को एजेंट्स टिकट होते थे, 75 AD टिकट बोलते थे उनको। तो उसका मतलब एजेंट्स डिस्काउंटेड टिकट थे। तो आप 1/4 जो है जो फेयर होता था, 1300 रुपये में सिर्फ हम यहाँ से सिंगापुर गए थे और वहाँ रहे। और वो डेस्टिनेशन मैं सबको ही एडवाइस करता हूँ कि दुनिया भर घूमने के बाद मुझे सिंगापुर जैसा कंट्री टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं लगा। मैं भी सर से वही पूछी थी कि कहाँ जाना चाहिए, तो वो सिंगापुर रिकमेंड कर रहे थे। बिल्कुल, क्यों, कैसा लगा आपको वहाँ? इसलिए कि वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल इतनी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिस्टम इतना बढ़िया है। आपको टैक्सीज़ में पैसा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप एयरपोर्ट पहुँचते ही, एक तो उसका एयरपोर्ट ही चांगी एयरपोर्ट करके है, बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, बिल्कुल नॉइजलेस। हज़ारों फ़्लाइट्स वहाँ उतरती हैं, पता नहीं लगता है। वहीं पे आपको उतरते ही जो है वो लोग आपको बड़ा सारा टूरिज़्म लिटरेचर दे देंगे, और आप उसको फॉलो कीजिए, पहले से पढ़ के जाइए, और सब जगह आप जाइए तो एकदम कोई भीड़ भड़का नहीं है, और आपको वो डेस्टिनेशंस ही डेवलप होते जा रहे हैं। मैं ओवर अ पीरियड अब अक्सर जाता रहा, क्योंकि मेरा बेटा वहीं पोस्टेड था। तो वहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड होता था टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने इतने अच्छे बनाए, जैसे वहाँ का ज़ू बहुत अच्छा है, और एनिमल शोज होते हैं। बाकी बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, उसमें बहुत, एक बार ट्रैवल किया है एक तो बार इंडिया, हाँ बिल्कुल, मैं तो जाऊंगी एक बार मैं तो जाऊंगी जरूर। तो सर, इंडियन और फॉरेन टूरिज्म में आपको क्या फ़र्क लगता है?
देखिए, इंडिया के टूरिज़्म डेस्टिनेशंस बहुत हैं। इंडिया का इतना रिच हमारे 5000 6000 साल पुरानी कल्चर है, तो उस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं दिखाने वाले, देखने वाले लोग, इसीलिए फॉरेनर्स आते हैं। हम्म। अब पिछले 8-10 साल से ये है कि हमारी रोड्स अच्छी हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टॉयलेट्स बन गए और धीरे-धीरे करके डेवलप हो रहा है। अभी उसको बाहर की तरह मैच नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट बहुत है और टूरिस्ट इसीलिए आते हैं। हमारा इम्प्रूवमेंट है, होटल्स अच्छे बन गए हैं हमारे। टूरिज़्म, अगर आपको होटल्स अच्छे मिले, रीज़नेबल रेट पे मिले, अभी हालांकि होटल्स थोड़े से ओवर रेटेड हैं, लेकिन हर तरह के अवेलेबल हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो तो टूरिस्ट ज़रूर आएगा, और साफ़ सुथराई बहुत ज़रूरी है। तो सफाई। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो डेवलप होगा, लेकिन उस कंपैरिजन में बाहर के कुछ कंट्रीज़ हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया के डेस्टिनेशंस अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होना है। चाहिए। वो इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो रहा है, एंड वी होप कि टूरिज़्म हमारी कंट्री में अच्छे से डेवलप हो। हम यहाँ बैठे हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे भी बहुत एफर्ट हो रहा है। धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा, क्योंकि चार धाम है और चीज़ें हैं। सर, जब आपके पास इतना लंबा अनुभव था, इतना अच्छा अनुभव था, फिर 60 साल की उम्र में जो आपने टूरिज्म में एमबीए किया, उसकी क्या ज़रूरत थी और आपको कैसा लगा वो करते हुए उस दौरान? देखिए, हम लोग कायस्थ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अगर आपको ये हो, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जेपी नारायण थे, तो हम लोग का पढ़ने लिखने का है। अच्छा, रुझान। हम लोग की जनरली कम्युनिटी में लोग जनरली चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस मिले, आईएएस ये वो सब कॉम्पीट करते हैं और आते भी हैं और हैं भी। तो हमारा भी कुछ इस तरह रखा था कि पढ़ने लिखने का हमारा बहुत शौक था। तो अभी भी हम फिर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ हमने ट्रैवल राइटिंग में भी चीज़ें, जहाँ हम विज़िट करते थे, अगर वो डेस्टिनेशंस हैं तो उनके बारे में भी मैं अपना कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। तो वो शौक़ था पढ़ने का शुरू से, और पढ़ पढ़ के तो हमारे बस लिखने पढ़ने का तो हमारा ये था कि आगे चल के ये सब जो हम इतना ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिए हैं, पढ़े हैं, तो उसको हम इम्पार्ट करें स्टूडेंट्स को। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब साथ साथ ट्रैवल एजेंसी चलाने के, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट चलता था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी चलता था, तो मैंने फिर वहाँ पे एज गेस्ट लेक्चर्स वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। बहुत तो बढ़िया। नया डायरेक्शन। जी। उस पर्पस से हमें एमबीए करने का एडवांटेज मिला। तो आपकी एज के कितने लोग थे जब आपने 60 की 60 साल की उम्र में एमबीए किया? कैसे लोग देखते थे, लेते हाँ, थे? ज़रूर। हमारे साथ वो बीए पास वाले स्टूडेंट्स हमारे, जी। कुछ तो क्लासरूम ऐसे होते थे कि जिसमें चेयर्स भी छोटी वाली छोटी टेबल होती थी, लेकिन हमारा पर्पस था कि हम कोर्स करें और थोड़े अपने एजुकेशन क्या को कभी कोई यंग आगे बढ़ाएं। यंग जनरेशन वाले आके आपसे पूछते थे, सर आपको क्या जरूरत पड़ी? देखते तो थे पूछने घूरते का तो तो थे कि तो आखिर वो क्या है। हमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं उसमें अच्छी लगता था। बात। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आपने साबित किया है बिल्कुल। और आपने बताया था कि आपकी वाइफ ने भी सेम एज में कोर्स किया हाँ, है। मेरी वाइफ ने भी, वो पढ़ने लिखने का उनका भी था, उनकी भी वर्क एक्सपीरियंस हमारी एज के करीब करीब हमारे साथ ही साथ, वो भी उस टाइम में जॉब थी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, फिर वो एनजीओ सेक्टर में आई, तो हमने कहा हम भी करते हैं, तुम भी करो, तो हम दोनों ही एमबीए करके क्वालिफाइड हुए। हमारे यहाँ ट्रैवल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर्स, जब हम लोग ट्रैवल एजेंसीज में या एयरलाइंस में काम करते हैं, तो वहाँ पर एक IATA, हाँ, मैं वही आने वाली थी, आपने वो भी हाँ, कोर्स किया है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अच्छा। तो ये एसोसिएशन जो है ये पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को गवर्न करता है। ये फेयर सेटअप करता है कि कौन सी एयरलाइन कितना लेगी, क्या रेगुलेशंस हैं। तो इसका कोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो करने के बाद तो फिर आपको कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस, CRS जिसको बोलते हैं हम लोग, गैलीलियो है, एमेडियस है। तो अब आज की तारीख में, हमारे ज़माने में तो हम लोग बुक्स खोल खोल के और फेयर्स कंस्ट्रक्ट करते थे अपने आप हाँ, में, और शेड्यूल्स देखते थे, तो इट वाज वेरी टाइम वही कंज्यूमिंग। मेरा डिस्कशन हो रहा था कि उस समय टिकट्स आप लोग बनाते थे, कितना टाइम लगता था, कितना मुश्किल था। बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब से कंप्यूटर्स आए,
कंप्यूटर्स भी हमारे 1994 95 में आए ये सिस्टम्स। पहले वो सिर्फ एयरलाइंस के पास ही होते थे, उसके बाद अब ट्रैवल एजेंसीज के भी पास आ गए, तो वो लोग फिर सारी बुकिंग्स और सब कुछ जो है वो एक टिकट बनाने में तब कितना टाइम लग जाता ऑन द होगा? क्लिक ऑफ अ बटन आप मतलब थोड़ा करना हाँ, पड़ता था, लेकिन और वो आप लगाते थे ना, चिपकाते थे टिकट बना बना के हाँ वो देख अच्छा, जी, वो मैं जब यूएस गया था, जी। मायामी में ट्रेनिंग सेंटर, वो पैन एम की फ़्लाइट एकेडमी थी, तो हम लोग उस टाइम में टिकट्स जो होते थे वो हम लोग फिजिकली लिखते थे, उसमें कूपन्स होते थे। तो हुँ, एयरलाइंस हमको जानबूझ के और भी प्रो कहती थी कि आप कहीं गलती ना करें टिकट राइट लिखने में, हुँ, तो वो लोग उसको हम लोग को ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज में भेजा करते थे। तो वो टेक्निकल था, जब वहाँ ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग गए तो वो हम लोग को एग्जाम्पल का टिकट लिख लिख के, तो अब होता था सारे स्टूडेंट्स अपने जाके वो वॉल पे उसको जो टिकट लिखा है वो सही लिखा है क्या है हुँ। उसको पेस्ट करते थे, तो वो एक चीज़ दिखाई अब तो सब लगा। मशीनों के द्वारा हो गया, उस समय आप लोग कितनी मेहनत करते थे, अब कंप्यूटर आ गया, सब आ गया। अब तो सब कंप्यूटर, अब तो बल्कि हाँ, बहुत आसान हो गया वो काम। तो लोगों को टाइम नहीं है, बिल्कुल 2 4 5 10 मिनट में टिकट हुँ, बन जाती है, तब हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस टाइम। और बुकिंग के लिए भी लोगों को ऑनलाइन का तो सिस्टम था ही नहीं। हाँ, नहीं, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वो तो फिर लोग फ़ोन, हम लोग यहाँ तक कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर इंडिया में हमको फ़ोन करके किसी की बुकिंग करनी थी, हुँ, तो हम एयरलाइंस में फ़ोन करते थे, वो फ़ोन उठाते थे, हुँ, वो बुकिंग नोट करते थे, वो हम लोग के पिजन होल्स होते थे। हुँ। एक वो होता था सेंट्रल स्पेस कंट्रोल, अच्छा, उसको बोलते थे, तो एयरलाइंस के अंदर से सेंट्रल स्पेस कंट्रोल होता था, वो लोग हम लोग की बुकिंग कार्ड्स खोल खोल के नोट कर करके उन में डालते थे, फिर वो आगे एयरलाइंस को फॉरवर्ड करते थे। तो हम लोग को मतलब कभी 1 दिन 2 दिन भी लग जाता था कि आपकी बुकिंग कंफर्म हुई कि नहीं। अच्छा। तो इस तरीके जो से काम अब 1 सिस्टम, मिनट 2 मिनट में हो जाता है, वो 1 दिन 2 दिन लग जाते थे उसमें। लगते बिल्कुल वो भई कितनी उसका नहीं, सुविधा। फ़ोन पे परमानेंटली हाँ, आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन अब तो फ़ोन वोन का कोई काम नहीं है, सीधे कंप्यूटर पे ऑनलाइन। कोई भी, आप हम लोग भी आजकल कहाँ एसएमएस करते हैं सिर्फ, फ़ोन हुँ। वोन तो बहुत कम, कोई उठाता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने मैम के नाम पे, अपनी वाइफ़ के नाम पे भी ट्रैवल एजेंसी शुरू की, उसकी ज़रूरत क्यों लगी? कैसा रिस्पॉन्स रहा? तो वो ये था कि जब काफ़ी कुछ एक और भी रीज़न था एयरलाइंस में, इतने साल 30 40 साल जॉब करने के बाद ये हुआ कि अब थोड़ा एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी डेवलप की जाएं, कुछ किया जाए अपना काम, तो थोड़ी लिबर्टी रहती है, वरना तो आप सुबह से शाम 8 बजे सुबह से लेके और 10 11 बजे तक जो है वो लगे रहते हैं रात में। तो अपना काम है तो थोड़ी लिबर्टी थी, वो बिजनेस था, तो इस वजह से शुरू किया था इंटर। उसके अलावा उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये मिला कि हमारी एजेंसी चलती, तो हमको शाम को हमको ड्यूरिंग द डे टाइम मिल जाता था अपने पैशंस को करने का। तो हम बहुत ज़्यादा दिल्ली में रहने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था जो हमने वो उठाया पूरा पूरा। हुँ। कोई भी ट्रेड फेयर्स हुए, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कोई भी सेमिनार्स हुए, अलग-अलग सब्जेक्ट से हुए, तो बस सीखने का मन था। कभी रेलवेज़ के ऊपर ट्रेड फेयर लगा है प्रगति मैदान में, कभी वहाँ चले गए। प्लास्टिक्स के ऊपर, कभी आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जाते थे, देखते थे चीज़ों को, तो हमें टाइम मिल जाता था अपना। अपना काम था तो ठीक है, थोड़ा स्टाफ कर लेता था मैनेज, तो और फिर लेक्चर्स करना, अटेंड करना, जाके सेमिनार्स बड़े सारे अटेंड करना। ये हमारी ट्रैवल ट्रेड में ये जैसे क्वासी गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हुँ, CII, हुँ। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये लोग just they are spokesperson, the government adopts the policies that they make। तो हम लोग का टूरिज्म, उनमें टूरिज्म सेक्शन भी उनके यहाँ होता है, नॉट ओनली कि वो अच्छा। इंडस्ट्रीज हैं, हुँ, वो हुँ। लोग टूरिज्म का भी एक अम्ब्रेला लेके चलते हैं। तो हमको वो अटेंड करने का बहुत मौका लगा, वो हम अटेंड करते थे फ्री टाइम में। हुँ। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उस टाइम में, तो हम जाते थे कैसे गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्या गेम हो रहा से है। याद आ गया मेरे को।
बास्केटबॉल भी खेलते थे आप, है ना? हाँ, मैं अपने कॉलेज अब भी का खेलते हैं। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी था। हाँ, और मैं अभी भी इस एज पे भी क्या बात है। मेरे पास पूरी तैयारी है। जहाँ मैं रहता हूँ पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में, वहाँ सारी क्लब फैसिलिटीज़ हैं। तो कैसे बास्केटबॉल रहते हैं आप इतने फिट, 71 ईयर के है ना? तो वो ही एक अच्छा है कि वो हमें फिट रखता है। और अब खेलते वहाँ रहना चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ करते रहना ये तो चाहिए। हम आजकल के बच्चों को हमेशा एडवाइस करेंगे कि आप ये देखिए कि अगर आपने पैर में स्नीकर्स पहन लिए तो आप ऑटोमेटिकली दौड़ना, आप फील्ड में निकले, नीचे गए, आप अपने आप चलना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। तो ये आउटडोर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सब लोग को करना चाहिए। तो हम लोग के लिए भी, हमें भी वॉक करना ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक नई खोज भी की थी, बहुत ही कम जो है वीकेंड के जो डेज होते हैं 2 से 3, उसमें छोटा-सा ट्रिप कैसे पूरा करें खिरसू। आप एक आर्टिकल भी लिखा था, सॉरी, वो आर्टिकल कहाँ पब्लिश हुआ था और कैसे वो आपने जर्नी की थी, कैसे ढूँढा था? हाँ, वो इंडिया टुडे ट्रैवल प्लस जो है वो बड़ी अच्छी ट्रैवल मैगज़ीन है। और उसमें ट्रैवल रिलेटेड सारी चीज़ें निकलती हैं। तो वो एक उन लोग ने एक कंपटीशन डिक्लेयर किया कि अगर आप अपने मेट्रो सिटीज़ से निकल के, मान लीजिए ओवर अ वीकेंड है, आपकी फ्राइडे छुट्टी पड़ गई है, सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है, तो डिप्लोमेट्स वगैरह ख़ास तौर से वो लोग अपना निकल जाते थे। तो उनको ये बताने के लिए कि आप, अगर आपको 3 दिन है हाथ में, 2 नाइट्स 3 डेज या 3 नाइट 4 डेज है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई और हम दिल्ली से निकले और सबसे पहले लैंसडाउन पहुँचे ड्राइव करके अपने फैमिली के साथ। फिर लैंसडाउन एक दिन स्टे किया, वहाँ से हम फिर खिरसू गए, जो कि बहुत ही अच्छी जगह थी। वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी टूरिस्ट बंगलो जी, है। जी। वहाँ से फिर वो ऑल द वे जाके आगे पौड़ी पहुँचे। तो पौड़ी से तो बहुत हमारा लगाव है, बहुत प्यार है। जिस टाइम हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी में श्रीनगर में पढ़ते थे, पौड़ी बहुत घूमने जाते होंगे आप। हम वहाँ से जाके चौखंबा पास ही है। पीक्स, चौखंबा पीक्स ये हाँ, सब देखा करते थे। हमारे दिनेश थपलियाल बहुत अच्छे रूममेट थे। अच्छा। उनका घर पौड़ी था, तो हम तो उनके जाके घर में रहते थे। वो हमारे हॉस्टल में रहते थे, उनके घर में जाके 2-2 3-3 दिन घर का रहते थे अनुभव। वहाँ पे। वो तो मेस्मराइजिंग व्यूज़ होते थे वहाँ से उस टाइम में। अब तो थोड़ा उतना धुंधला दिखता नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारा जो हाईलाइट आपने पूछी, अब याद आया मुझे कि मैं गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तो गया, लेकिन गंगोत्री से मैं ऊपर ट्रैक करके गौमुख गया। और गौमुख के ऊपर जाके जब वहाँ पे मैंने देखा कि वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो के छोटे छोटे पोर्शंस नीचे नदी में गिर रहे हैं, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अलास्का के बारे में सोचते हैं, यूएस के बारे में, जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसका एक छोटा सा सैंपल हमने उस टाइम पे वहाँ पे देखा। जो और रास्ते में बोझबासा पड़ता था, बहुत अच्छी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो चीज़ें। तो फिर सर आपने वो आर्टिकल लिखा, है ना? हाँ, वो आर्टिकल मेरे लिए बड़ा सैटिस्फैक्टरी रहा। मुझे भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख सकता हूँ। और मैं अपने टूरिज़्म स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो लोग, हमारे कोर्सेज़ में क्या होता था, जब हम ये पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, तो हम लोग के उस कोर्स में कंपल्सरी एजुकेशनल टूर होता था। जो बच्चे सबसे दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द एजुकेशनल टूर, सर व्हेन इज़ आवर टूर कमिंग अप एंड ऑल। तो उसमें क्या था कि हम उनको प्रोजेक्ट देते थे कि आप पहले तो अपनी आइटिनरी बनाइए कि किस तरीके से आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ की क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, क्या डेस्टिनेशन है। उसके बाद जब वो टूर ख़त्म करके आते थे, तो उसमें हम उनको कहते थे अब आप टूर रिपोर्ट लिखिए। तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो दैट वाज द बेस्ट लर्निंग प्रोसेस व्हिच द स्टूडेंट्स केम अप विद एंड दे प्रोड्यूस सम वेरी गुड रिपोर्ट्स। तो ये यही मैं कहता हूँ। और मैंने भी उसी टाइम में फिर राइटिंग किया। तो उसके बाद फिर मैं जिस टाइम कोविड-19 हुआ, तो उस टाइम में हमने नोटिस किया प्रेस से और लोगों से बात करके, पैसेंजर से, कितनी दिक्कत थी कि लोग 15-15 फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स थे जो फंस गए थे वहाँ, जिनको वापस आना था, तो उन लोग को बहुत, वो लोग आते थे फिर इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट करके, और उसके बाद एयरपोर्ट पे उन लोगों को दुनिया भर के फॉर्म्स भरवाना, वैक्सीनेशन टेस्ट कराना, करना और फिर क्वारंटीन क्वारंटीन करना। होना, ये सब। तो हम उनको
हमने भी फिर गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें कर कर के पीएम ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको सबको ईमेल्स भेजे अपने सजेशन देके कि इसको कैसे कट शॉर्ट किया जा जी सकता जी है। जी जैसे फॉर एग्जांपल हमने उनको ये कहा कि भाई आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन करेंगे, फिर क्वारंटीन करेंगे। आप लेट देम टेक द वैक्सीनेशन द कंट्री ऑफ ओरिजिन वेयर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हम्म सो दैट एंड देन दे कैन अपलोड द सर्टिफिकेट ऑन द सिस्टम इटसेल्फ ओवर देयर। तो हम्म वंदे भारत करके एक ऐप बना जिसमें मैं समझता हूँ मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। सुनी गई वो बात। अभी भी वंदे भारत चल रहा है सब जगह। अभी कुवैत में जब केस हुआ, आप देखे यूक्रेन में हुआ, तो ये कश्मीर के स्टूडेंट्स वहाँ ईरान में थे, तो ये वंदे भारत स्कीम अब परमानेंट हो गई है, ये चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। तो वो सिस्टम बहुत लेड आउट बढ़िया। है, तो वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती ये सिस्टम्स फॉलो करके, और वो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाते हैं। एक हालात तब खराब हुए थे, एक अब हो रहे हैं। ये जो ईरान इजराइल और यूएस की बीच जो ये जो अभी ग्लोबल जो सिचुएशन चल रही है, उसका कुछ असर आपको लग रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री पे किस तरह से पड़ रहा उसका तो होगा? बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, एयरलाइंस सबसे पहले एयरलाइन ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। एक एक ये हमारी इंडस्ट्री में एक दिन भी अगर एयरक्राफ्ट मान लीजिए खाली खड़ा हो गया, या होटल्स हैं, इनको बोलते हैं पेरिशेबल। ये वी आर पेरिशेबल सर्विसेज। होटल का रूम है, होटल में तो करोड़ों रुपए लग गए, होटल बन गया, लेकिन उसके अंदर अगर आपका होटल खाली चला गया, एक एक दिन का खर्चा, होटल तो चलता है, मेंटेनेंस तो पूरी है, कंडीशन और सारा स्टाफ चलते ही चलता है, तो बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है ट्रैवल टूरिज़्म इंडस्ट्री पे। तो ये तो नहीं होना चाहिए। वॉर्स और ये सब बहुत गलत है, जो कुछ भी हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। सर रोटरी क्लब में भी आप हैं, आपने सियाटल में भी अपनी जो है कुछ पीपीटी वगैरह वहाँ शो की थी, क्या कुछ था वो? हाँ, वो मैंने जब यहाँ आया 3 साल पहले देहरादून, तो फिर मेरी इतनी वाकफियत नहीं थी, बहुत से लोग को जानता नहीं था, तो जी मैंने जी रोटरी क्लब ज्वाइन किया। और रोटरी क्लब में फिर हमारे 20 25 30 लोग हर क्लब्स में हैं, उसके अलावा बहुत से क्लब्स हैं, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है हम्म उसमें। फिर हमने जो प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, हमने तो स्कूलों में जाके बच्चों को गाइड करना, कैरियर काउंसलिंग करना। एक एग्जांपल सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कसमोली जगह है, वहाँ हम्म पे मतलब बच्चे जो है वो टीन की शेड के नीचे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो हम लोग उनके लिए जाके कुछ चैरिटी वर्क, उनको जर्सी वर्सी, कुछ कपड़े वपड़े, उसके अलावा उनको गाइड करना। तो वो इसका प्रोजेक्ट का नाम था हमारा रोटरी चला गांव की ओर। अच्छा तो जी ये बढ़िया। रिवर्स माइग्रेशन जो हम हम्म लोग चाहते हैं कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके दिल्ली, यहाँ बॉम्बे, यहाँ जाते हैं, हम्म उनको वहीं के वहीं जॉब मिले। तो बड़ा अच्छा था, वहाँ बड़े बच्चे थे उनका। तो हमने वो पूरा प्रोजेक्ट, अपने कई सारे इस तरह के जो हमारे प्रोजेक्ट थे, हम्म उनको बना के हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रोटरी क्लब सियाटल में, जहाँ हम थे 2 3 महीना, वहाँ पे हमने वो प्रोजेक्ट को बेल वहाँ के क्लब, हमारे रोटरी में रोटेरियंस है, तो आप लोग किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी रोटरी क्लब आपको बहुत वेलकम करता है। तो उन्होंने हमको 8 मिनट दिए थे पोडियम टाइम, वहाँ पे सब लोग का पूरा प्रोग्राम बना होता है, बट जैसे नहीं, आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। तो दे गेव मी 8 minutes ऑफ टाइम टू शो आवर प्रोजेक्ट्स विच वी डू हियर इन इंडिया, एंड दे वर वेरी हैप्पी लुकिंग एट इट। उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया उस प्रोग्राम को। फिर हम सैन डियागो भी गए, सियाटल से सैन डियागो में भी रोटरी क्लब था, वहाँ पे भी जाके हमने बोला। वहाँ पे पोडियम टाइम नहीं मिला था बिकॉज दैट वाज शॉर्ट नोटिस, बट हम अपना जो कुछ बोलना चाहते थे बोले। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है अगर आप सोशल सर्विसेज में लगे। हम्म और ये था वहाँ पे। अच्छा, आपने ऐसा टाइम देखा अपने बिजनेस के टाइम पे जब ऐसा कुछ इफेक्ट हुआ हो कि अचानक जो है बुकिंग्स वगैरह लोगों ने कैंसिल कर दी हो, या किसी वजह से बुकिंग जो इफेक्ट हुई हो, तो ऐसे समय में ट्रेवल एजेंसी जो है वो खुद को कैसे अडेप्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो होता है अक्सर ही। ये या तो वॉर्स हो गए, या फॉर एग्जांपल कोविड टाइम हो गया, तो तो वो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अब बिजनेस एथिक्स भी फॉलो करने लगे हैं लोग। तो होटल्स, फॉर एग्जांपल मेरा ही अपना ही केस आपको बता देते हैं। हम जिस टाइम वो रियासी का वहाँ पे कश्मीर के अंदर
बस पे पिलग्रिम्स थे उनको मारा था। तो उसके कुछ दिन पहले ही, अच्छा मैं कश्मीर गया था बहुत साल पहले, मैंने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा था, फुल ऑफ एप्रिसिएशन। आई रियली, कश्मीर जो है वो पैराडाइज ऑन अर्थ जिसको बोलते थे वो मैंने देखा और लिखा, और लोग भी बहुत अच्छे मुझे मिले, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था, सब था। अब ये जो इवेंट हो गया, तो इसके बाद इसके इवेंट होने के कुछ ही दिन पहले मैंने अपने सारी बुकिंग्स कर रखी थी कश्मीर में फैमिली के साथ जाने के लिए। तो वो हमको ऐसा इवेंट हो गया, कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उन होटल्स में उन्होंने हमारा सारा पैसा रिफंड किया। तो अगर बिजनेस करना है तो लोग ये देखते हैं कि इसी तरह श्रीलंका में तब हुआ था, तो उस टाइम में भी जो है वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स और होटल्स, दे सेड नहीं भाई, हम ये तो किसी पैसेंजर की गलती नहीं है, वो तो हमारे यहाँ आ ही रहे थे विज़िट करने के लिए और उनको ऐसा करना पड़ा, तो दे शुड नॉट बी पेनलाइज फॉर इट। तो एयरलाइंस भी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कर रही है। देखिए ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कि हम आपका कैंसिलेशन चार्जेस बहुत रिड्यूस कर दिए हैं, या रिफंड प्रोसेस पॉलिसी अब ठीक हो गई है, तो हाँ, ठीक रिफंड है। मिल जाता है, बिल्कुल। तो आगे आने वाले 5-10 साल में आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं, ये टूरिज्म इंडस्ट्री को? अगर सब ठीक रहे और ये वॉर और ख़त्म हो जाए, तो बहुत फॉरेनर्स तो इतने इंटरेस्टेड हैं वो लोग इंडिया देखने में। और इंडिया जैसा कोई, मतलब कुछ कम ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी कल्चर इतना रिच है जो लोग देखना चाहते हैं। फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ, इतने अच्छे एग्जीबिशंस हैं। तो होपफुली इम्प्रूवमेंट होगा। इंडिया इनकमिंग ट्रैफिक जो है वो बढ़ना चाहिए। हालांकि अभी ये हालत है कि हमारे आउटबाउंड ट्रैफिक ज़्यादा है, इनबाउंड ट्रैफिक से आउटबाउंड ट्रैफिक ज़्यादा। हम लोग सब, इतना पैसा हम लोग का है, और फॉरेन कंट्रीज़ जो है हमको इनवाइट करती हैं, हम जब जाते हैं तो वो लोग का आउटबाउंड ट्रैफिक, उन लोग, दोज कंट्रीज आर अर्निंग मनी फ्रॉम अस। सो इंडियन ट्रैवलर्स आर ग्रोइंग बाय द डे, मोर देन एज मच एज दे कम टू इंडिया। तो अच्छा है, प्रॉस्पेक्ट है, हम लोग उम्मीद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में आए। पैसा थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन ये वो सब ज़्यादा है आजकल, कंप्यूटर का ज़माना है। लेकिन फिर भी आदमी की लाइफ अच्छी, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई एम मोर देन कंटेंटेड एंड हैप्पी विद माय करियर। एंड सो फार आई एम हैप्पी। आई प्ले गोल्फ नाउ एंड आई। उत्तराखंड टूरिज्म को अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या कुछ विजन है आपके पास? और अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल टूरिज्म का फ्यूचर क्या कुछ है? टूरिज़्म, गवर्नमेंट तो बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, और टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को भी, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया। देखिए रोड्स इतनी अच्छी बन गई, अभी हम जब टेहरी और बद्रीनाथ वगैरह गए तो अब पूरा ऑल द वे ऋषिकेश से लेके वो हाईवेज बने हैं, ऊपर वो सारे 4 धामों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो नॉट ओनली दैट, बट अब अच्छे रिजॉर्ट्स भी बन रहे हैं, प्राइवेट भी बन रहे हैं, जीएमवीएन भी बना रहा है। अब जीएमवीएन ने थोड़ा से ये किया है कि बहुत कुछ आउटसोर्स कर दिया है प्राइवेट बिल्कुल, कंपनीज को। पीपीपी मोड पे दे दिए उन्होंने उनको। तो वो सर्विसेज, देखिए आज की तारीख में लोग सर्विसेज अवेल चाहिए, करना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल। पैसा खर्चा कर कर रहा लेते है हैं, तो लेकिन वो हाँ, सर्विसेज होनी उनको चाहिए। चाहिए, तो अच्छी सर्विस मिलना सरकार में थोड़ा से सरकारी तंत्र में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्राइवेट मोड में मिल जाता है। वो इसीलिए आप देखिए कि कई सारे होटल्स जो है जीएमवीएन वगैरह के वो इसीलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है इसका। प्राइवेटाइज कर दिया है कि जी। वहाँ पे सर्विसेज अच्छी होंगी, तो हाँ, लोग आएंगे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी। बसेस आप देखिए जीएमवीएन वगैरह की बसेस तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो रोडवेज वगैरह है वो फिर उस थोड़ी तरीके उनकी से स्थिति सुधारने की जरूरत है। क्वालिटी नहीं है। तो हाई स्पेंडिंग वाला टूरिस्ट जो है वो लग्जरी और थोड़ी फैसिलिटीज बिल्कुल देखता मांगता है, है। जो हो रही है डेवलप, ऐसा नहीं है हो रही है, होंगी। अच्छा, अगर उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, लड़के हों लड़कियां हों हमारी, तो आप वो टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं तो आप कैसे देखते हैं, उनका फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में? अच्छा स्कोप? बहुत बहुत फ्यूचर है। हम जैसे कहते हैं कि सन्स ऑफ द सॉइल,
सन्स ऑफ द साहिल का कॉन्सेप्ट ही है कि आप जैसे उत्तराखंड में हैं और आपकी यहाँ पे उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ऑल इंडिया माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो वो स्टूडेंट्स अपने जगह पे रह के और वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करें। आगे टूरिस्ट आते हैं, आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस तरह की चीज़ें जहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए कितना स्कोप है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं एम्फसाइज यही करूँगा कि ट्रैवल टूरिज़्म इंडस्ट्री उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और करें और इस लाइन को फॉलो करें। अगर कोई हेल्प चाहिए हो किसी को तो आप मैं तो बैठा हूँ इसीलिए हूँ, मैं यहाँ पे मैं आया हूँ, और मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जी उनको कहता हूँ कि हमारी सर्विसेज, हमारा जो कुछ एक्सपीरियंस है वो आप लीजिए। आप लीजिए। हम आपको उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए हमेशा रेडी हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रेडी हैं। तो आई एम मोर देन वेलकम। माई पैशन इज़ टू ट्रेन पीपल। तो कैरियर काउंसलिंग वगैरह का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपने साबित भी कर दिया पैशन और लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे कि आप अभी तक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ, और जहाँ पे जो भी कॉलेजेस हैं, जहाँ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इतने अनुभवी लोग बैठे हैं हमारे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में ही। तो मुझे लगता है हम सभी को इनसे वो अनुभव लेने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको सही दिशा मिल सके। क्योंकि उनके पास नेशनल, इंटरनेशनल, मतलब जो भी हमारा क्षेत्रीय है, सब जगह का अनुभव है। उत्तराखंड से लेके पूरा यूएसए तक, सिंगापुर तक, सारा अनुभव आपके पास है। तो मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अगर कुछ आप अपने अनुभव शेयर करेंगे तो वो बहुत इजीली हर कोई उस चीज़ को सीख लेगा। देखिए, जो चीज़ बोलते हैं कि पिक्चर्स स्पीक हाँ 1,000 वर्ड्स। एग्जैक्टली। तो अगर आप किताबों से वो चीज़ नहीं कभी भी सीख पाएंगे जो आप जाके पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे। तो उसके लिए मुझे पता है आजकल के स्टूडेंट्स तो मोटरसाइकिल के पीछे लड़के लड़कियां खूब वो चलते रहते हैं और वो रील बनाते रहते हैं। बस हाँ तो वो उसका एक तो ये कि सेफ्टी हैज़र्ड है, थोड़ा हाँ सा ये नहीं करना चाहिए, बहुत से केसेस हो चुके हैं। तो आप आराम से जाइए, रील बनाइए, उस पर डालिए, लेकिन उसके बारे में लिखिए भी। हाँ थोड़ा उसके बारे में सोच समझ के थोड़ा लिखिए, आगे बताइए। या हमारे जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं आप भी पॉडकास्ट कीजिए। हाँ तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा जाके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे ये टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज चल रहे हैं। तो उन लोग के लिए अच्छा फ्यूचर है, उनको परस्यू करना चाहिए। परस्यू करना चाहिए। जी सर, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया हमारे साथ साथ वो लोगों के लिए जो टूर एंड ट्रेवल में करना चाहते हैं या कोई घूमना भी चाहता है। तो मुझे लगता है आपने सबके लिए ये नॉलेज आज दे दी। आपको घूमना है, आपको इस क्षेत्र में आना है, आपको बुक लिखनी है, आपको स्टोरी लिखनी है, आपको शॉर्ट ट्रिप करना है, इस पॉडकास्ट में सब कुछ सर ने इंक्लूड कर दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।